नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कारगिल दिवस के मौके पर देश शहीदों को याद कर रहा है। सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिवार को सम्मानित किया है। और इस दौरान सीएम योगी ने कई चीजें साफ की हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के जवानों को, देश के शहीदों को इस दौरान याद किया है। साथ ही वीरों के बलिदान को हमेशा हिंदुस्तान याद रखेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कई चीजों को साफ किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हमारे देश के जवान हैं, जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करते हुए हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा, उसके लिए लगातार प्रयास किए। आज उनको नमन किया गया, उनको याद किया गया। और इस बीच हमारे साथ लांस नायक मुकेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले वो मुश्किल भरा दौर, वो चुनौतियां, वो मुश्किलें किस तरीके से पार पाया और क्या सबसे पहले आपके जहन में उस वक्त आ रहा था जब आपको देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना था लेकिन सामने देश के दुश्मन थे? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम ये बात थी कि जब देश की कारगिल वार का समय था तो सबसे पहले ये था कि हमारी जो जमीन उन लोगों ने कब्जा किया है उसको वापस लेना है, करो या मरो। और हम लोगों का उस समय पे एक ही नारा होता था, विजय या वीरगति। जी, लेकिन सबसे पहले जहन में क्या था जब आपको भेजा गया? बॉर्डर पर आप थे उस वक्त, देश के दुश्मन सामने थे और हर कोई ये चाहता है कि वो अपने आप को सुरक्षित बचा सके, सबसे पहले अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन जब देश के जवान सीमा पर मौजूद होते हैं, बॉर्डर पर मौजूद होते हैं, तो वो अपनी जान से पहले देश की सुरक्षा, देश की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। सर्वप्रथम सर, हम लोगों को स्टार्टिंग पाकिस्तान से ट्रेन डाल दी। हम लोगों की यह आभास था कि वो उग्रवादी हैं और उन लोगों को हम आसानी से खदेड़ के भगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा तो हम लोगों को पता लगा कि वो पाकिस्तान की 5 और 4 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर, ट्रेंड सोल्जर, पाकिस्तान आर्मी इन्फेंट्री के सोल्जर, ट्रेंड सोल्जर पाकिस्तान आर्मी के। अब हमारे सामने चुनौती थी कि उस दुर्गम मौसम में उन चोटियों को वापस भी लेना है, अपने आप को सेफ भी करना है कि हमारी सेना की जितनी भी कम से कम क्षति हो और दुश्मन को हम वहां से खदेड़ भी दें और उसको ऐसा चोट पहुंचाए कि ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। तो वो सारी चुनौतियां और मौसम की चुनौती सबसे बड़ी हमारे सामने थी। दूसरा, दुश्मन एक ऊपर हाइट में बैठा था, हम लोग नीचे थे। उस हाइट के ऊपर हम लोगों को जाना, उस मौसम के ऊपर। दूसरा, दुश्मन ने क्या था कि हमारा एक ले के लिए रास्ता जाता है श्रीनगर से, तो जो श्रीनगर से ले का रास्ता जाता है टाइगर हिल से, इन लोगों ने उस पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। अब उससे हमारी आगे की सप्लाई रुकने का भी डर था कि अगर दुश्मन कारगर हो गया जी तो हम लोगों की सप्लाई वगैरह रुक सकती है। तो इसलिए ये चुनौती हम लोगों के सामने बड़ी थी। लेकिन जब देश का जज्बा होता है और सेना के अंदर, तो देखिए हिंदुस्तान की जो आर्मी है, मेरा मानना है कि मैंने 16 देशों की आर्मी के साथ काम किया है। ये विश्व की अपने आप में सुपीरियर थल सेना है। तो हमारे यहाँ विड्रॉल कॉलम नहीं होता है जी। जवानों में जोश था, जज्बा था, वो सारी चीजों का परिणाम देश के सामने आया। बहुत सारे साथी इस युद्ध में हमने अपने खोए भी हैं। जो साथी खो दिए हैं उनकी वीरता, अदम साहस और वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने जी विजय दिलाते हुए वीरगति प्राप्त की। और आज पूरा देश उनको याद करता है, उनको नमन करता है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। और अदम्य साहस की उसी बदौलत आज हम जी मुकेश जी अपनी बात करें। आज हम अगर सर जो है उन लोगों को जितना याद करें
और उनके परिवारों को, जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, हमारे साथी हमारे बीच नहीं हैं, उन परिवारों के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमें हमेशा उन्हें याद तो करना ही है, लेकिन उन परिवारों के साथ हमारी विशेष सिंपैथी होनी चाहिए जिन परिवारों ने अपना सब कुछ, किसी ने अपना बाप, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना भाई, जो इस युद्ध के दौरान खो दिए हैं जी। तो मेरा इन देशवासियों से सभी से नमन है, इस बात का आग्रह है कि उन परिवारों के प्रति हम लोगों की विशेष संवेदनाएं होनी चाहिए और उन लोगों से जो सरकारों ने वादे किए वो पूरे होने चाहिए। क्योंकि जिस समय पे युद्ध हुआ था, हम लोग जानते हैं कि वो किस तरीके का जीवन था। ऊपर से बर्फ गिर रही है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, दुश्मन की गोलियों की बौछार आ रही है और हम लोग उस पर एडवांस कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आके हम लोगों ने जो, हमारी सेना ने जो युद्ध का लड़ने का काम किया है, वो अपने आप में मैं उस युद्ध का एक हिस्सा रहा है, मेरे लिए गौरव की बात है। टाइगर हिल फतेह करने का हम लोगों को मौका मिला। हम लोगों ने 30 जून को जब हम लोगों को आदेश मिला तो हम लोगों के पास एक हफ्ते का ड्राई राशन, जैसे खरबुल्ले, बिस्किट, टॉफी, नमकीन, ये सारी चीजें ड्राई राशन लेकर हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया। तो मूवमेंट शुरू करने के बाद सिर्फ एक ही मन में भावना थी कि दुश्मन को किसी भी तरीके से मिटा के हमें हर हालत में टाइगर हिल को कब्जा करना। और उसी जज्बे ने, उस जोश ने, होश ने हम लोगों को काम किया। उस काम में आने के बाद एक ग्रुप जो यूनिटी होती है, उसमें हम लोगों का जो कोऑर्डिनेशन था आपस का और हमारे कमांडरों की सूझबूझ, उन सारी चीजों से हम लोग सक्सेस हो पाए। सारा लोगों का कोऑर्डिनेशन, एक ट्रुप्स का, जो आर्मी का अपना ट्रुप्स होता है, उसका एक कोऑर्डिनेशन और अधिकारियों की सूझबूझ जी। जिस समय पे हम लोगों ने टाइगर हिल अटैक किया था, बफोर्स तोप ने हम लोगों को कवरिंग फायर दिया था पीछे से। उस कवरिंग फायर के बीच में ही हम लोगों ने धीरे धीरे अटैक किया है और हमें चोटी तक पहुंचते पहुंचते 1 जुलाई से 5 जुलाई में हम लोग टाइगर हिल के ऊपर पहुंच पाए। उस युद्ध के दौरान मैंने तोलोलिंग और टाइगर हिल दोनों जगह पे अपने 42 साथियों को खोया है, जिनका मलाल सदैव जीवन पर्यंत मुझे रहेगा। और आज भी जब उन परिवारों से मिलता हूं तो मन में एक वेदना, उनके जाने का गम वो रहता है। टाइगर हिल तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मुश्किलें किन चीजों को लेकर के आई? फतेह के लिए मुकेश जी, जब आप चढ़ रहे थे, आप कह रहे हैं कि बैकएंड पर बोफोर्स तोपें भी थी। हाँ, देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किल जो टाइगर हिल की पहाड़ी थी, वो सबसे खड़ी चढ़ाई थी, यानी कि हमें, हमारी तरफ से हाइट और दुश्मन की तरफ से वो स्लोप थी। उस चोटी पे बीच बीच में हम लोगों ने रस्से भी डाले हैं, जिन रस्सों को पार करके हमने उन रस्सों के सहारे उस चोटी को पार करा है, टॉप तक पहुंचे। तो उस चोटी का जो बनावट है, शेप है, वो उस तरीके से है कि हमारी तरफ से वो एकदम तकरीबन जो है, आप मानिए 65 या मतलब जो है उतने डिग्री पे खड़ी है। तो दुश्मन की तरफ से थोड़ा स्लोप है, 45 डिग्री के करीब है, तो उस पर चढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से 90 डिग्री पे चढ़ के जाना उस तरीके से बड़ा मुश्किल था। ऊपर से बर्फ गिर रही है, मौसम है, बीच में इतनी गहरी खाई है जो 200-200 मीटर की, अगर जरा सा पैर फिसल जाए तो आप बगैर दुश्मन से लड़िए, आपका काम खत्म है। उन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए टाइगर हिल को फतेह करना, और टाइगर हिल पे फतेह करने के लिए हमसे पहले 2 महीने घमासान चला है। लास्ट में वो टास्क 18 गद्देवियर को दिया गया, जिसकी कमांडिंग अफसर उस समय पे कर्नल खुशहाल ठाकुर होते थे। और जो एक टुकड़ी थी, पहली टुकड़ी ने टाइगर हिल पे अटैक किया, जो कैप्टन बलवान सिंह की टुकड़ी थी, और लीड टुकड़ी दूसरी जो थी वो कैप्टन सचिन निम्बालकर की टुकड़ी थी, जिस टुकड़ी का हिस्सा मैं भी था। उस टुकड़ी में हमारे जो परमवीर चक्र विजेता हैं योगेंद्र सिंह यादव जी, और एक योगेंद्र सिंह यादव हस्तिनापुर के पास के, वो शहीद भी हो गए थे। ये 2 योगेंद्र सिंह यादव थे, एक परमवीर चक्र मिला, एक योगेंद्र सिंह यादव शहीद हो गए उसी में। हवलदार उधम सिंह उसमें शहीद हो गए, और ये आपके जो है कैप्टन बलवान सिंह महावीर चक्र हैं, उन्हें इंजोर्ड हो गए थे उस चोटी पे ही। तो उन दुर्गम चोटियों पर उस समय पर उन हालातों को देखते हुए, उस मंजर को याद करते हुए, जो एक देश का जज्बा था, देश के प्रति बस सिर्फ ये 2 ही बातें याद थी कि विजय या वीर गति, कि मरना है तो दुश्मन को खत्म करके। बिल्कुल, और इसी जज्बे की बदौलत आज हम बिल्कुल खुले माहौल में जी रहे हैं, हम सुरक्षित महसूस अपने आप को करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मुकेश जी, मैं एक चीज का और आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ
कि इस दौरान आपने जैसा कि बताया भी कि दुश्मन ऊंचाई पर था और आपको बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ियों पर चढ़ना और उसके बाद उससे मुकाबला भी लगातार करना। कई सड़कों को इस दौरान नुकसान पहुंचा दिया गया था, जिससे कि रसद और जो राहत सामग्री थी वो आप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गई थी। ये भी कुछ मुश्किलें थी। ये सारी दिक्कतें थी कि जो उन्होंने हमारी जो ले रूट है उस रूट को अपने फायरिंग रेंज में कर रखा था और चोटियों पे जो चढ़ना है वहां चोटी पे चढ़ने के लिए टाइगर हिल के लिए कोई सड़क नहीं थी, ना कोई पगडंडी थी, सिर्फ हमें पत्थरों के ऊपर ही चढ़ना है। कभी रैंक के चढ़ना है, कभी लुढ़क के चढ़ना है, कभी रस्सी के सहारे चढ़ना है। और चढ़ना तब है कि दुश्मन की गोली से बचते हुए चढ़ना है कि दुश्मन वहां उस समय पे बम्बार्डमेंट बहुत जबरदस्त फायरिंग कर रहा था कि दुश्मन को पता था कि इंडियन आर्मी टाइगर हिल को अटैक कर रही है, कि हमारी जो बफोर्स की तोपें थी उन्होंने बता दिया था कि टाइगर हिल अटैक हो रहा है। तो दुश्मन भी ऐसा नहीं था वो चौकन्ना था। तो दुश्मन की गोलियों के बीच में उन दुर्गम चोटियों पर चढ़ना जहां कोई आपकी पगडंडी नहीं है, ऊंचे नीचे पहाड़ है, कभी रैंक के चल रहे हैं, कभी आप घिसट के चल रहे हैं, उस समय को मैं याद करता हूं तो मेरे घुटनों की, मेरे सभी साथियों की घुटनों से पैंटें फट गई थी, कोहनी से शर्ट फट गई थी, कोट जो फट गए थे, पत्थरों पे घिस घिस के। उन हालातों में हम लोग जो चढ़े हैं, लेकिन वो सब संभव इसलिए हो पाया कि सब लोगों के मन में एक ही जज्बा था कि हमें इन लोगों को खदेड़ फेंक देना है, इन लोगों को मार देना है, हमें अपना जमीन को वापस लेना है और उस जज्बे में हम लोगों को कामयाबी दिलाई। बिल्कुल, और इसी जज्बे के साथ हमारी भारत की जो सेना थी वो आगे बढ़ती है। बिल्कुल सर, मैं वापस आपके पास आता हूं, लेकिन रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ देव आनंद गुर्जर भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देव आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आपसे यही रिएक्शन इस पर लेना चाहता हूं, क्योंकि कारगिल दिवस की 22वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। हम अपने देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे देश की अलग अलग सीमाओं पर हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर मौजूद रहते हैं, दुश्मनों से सामना करते हैं, अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जो जीवन है उसकी परवाह किए बिना वो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। आज कारगिल दिवस के मौके पर आपका सबसे पहले आपका इस पर कहना क्या है? हेलो जी आज देशवासी की सुरक्षा, देवानंद जी। ये हम सब लोग जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इस कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में आपने देशवासियों को इस विषय के ऊपर अवगत कराने का प्रोग्राम रखा है। और दूसरा, सबसे पहले उन वीर शहीदों को जो हमारे 526 से ज्यादा थे, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था माँ भारती की सेवा में, उनको नमन करते हुए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि देखिए, कारगिल से लेकर के आज 22 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस दौरान जिस प्रकार से भारत देश ने उन्नति की है बहुत सारे फील्ड्स में, सेना की दृष्टि से जिस प्रकार से कारगिल युद्ध के अंदर जो भी कमियां रही थी, कारगिल रिव्यू रिपोर्ट जो कमेटी ने दी थी उसके अंदर जो अहम बिंदु निकल के आए थे, उनको मैं मानता हूं भारत देश ने उनको दूर किया है। और जिसके कारण आपने बहुत सही कहा कि आज हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी जो देश की मानसिकता है वो बदली है कि हम दुश्मन को माफ नहीं करेंगे, कोई हमारा नुकसान करेगा तो उसका भी हम मुकाबला करेंगे। सेना को भी हमने मजबूत किया है, बहुत सारे मैं मानता हूं एक अच्छी चीज है। पर यहीं पर ही कारगिल रिव्यू जो कमेटी थी उसकी 3 मुख्य बिंदु थे। उसके पहला बिंदु ये था कि जो मैं मोटे तौर पे नागरिकों को बताना चाहूंगा आप कि सीडीएस एक बहुत जरूरी चीज थी। देखिए 99 में जब बैटल होता है तो हमको पता कि एयरफोर्स को हमने लास्ट में स्ट्राइक्स के लिए आना पड़ा था 10-12 दिन बाद, तारीख शायद 23 थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। तो वो कोऑर्डिनेशन में जो कमियां थी वो सीडीएस की मांग रखी थी कारगिल रिपोर्ट में, और भारत के नागरिकों ने और सरकार का धन्यवाद, अभिनंदन। और पहले सीडीएस आज नियुक्त कर दिए गए हैं, वो अपना कार्य भली भांति पूर्ण रूप से कर रहे हैं, जिसका हमने देखा लास्ट ईयर गलवान के अंदर जो किस्सा हुआ था जहां पर चीन ने हिमाकत की थी और सीडीएस का रोल बहुत अहम रहा था। दूसरा, उन्होंने बताया था कि हमारे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि किस प्रकार से वहां पाकिस्तान के ट्रुप्स ने, ऑफकोर्स था उसको, क्योंकि वहां धोखा किया था हमारे साथ पाकिस्तान के सेना और सैन्य नागरिकों ने, जो भी समझौते होते हैं देश लेवल पे। तो विंटर्स में उनको विंटर वेकेटेड पोस्ट खाली करनी थी 99 के अंदर, पर उन्होंने नहीं की। 98 के अंदर उन्होंने खाली नहीं की और धोखे से बैठ गए। पर हमारा जिसके लिए इंटेलिजेंसीज के जो 2-3 हमारे प्रमुख बिंदु थे, मैं मानता हूं वो भी सरकार ने पूरे कर दिए।
तीसरी एक अहम बिंदु दी थी उन्होंने कारगिल रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट ने, कि भाई जो कमांड लीडरशिप है उसका लेवल एज कम होनी चाहिए, जिसके अंदर भारतीय सेना में हम जिनको सीओ कहा करते हैं, अभी मेरे से पहले हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि देखिए तो वो भी कर पाई है। अब उसके बाद इक्विपमेंट और जो चीजें हैं, ये मैं मानता हूं बड़ा विषय, बट मोटे तौर पे ये कह सकता हूं जो एक सबसे बड़ी कमी थी, देखिए एक तरफ तो हमारे वाजपेयी साहब पाकिस्तान में जाके वो बस की यात्रा कर रहे थे, और दूसरी तरफ मुशर्रफ यहाँ पर इनफिल्ट्रेट करवा रहा था मिलिटेंट्स और दूसरे उनके सैनिकों के माध्यम से। तो आज के परिस्थिति, क्योंकि देश जागरूक है, और मैं मानता हूं जो बदलाव इतने वर्षों में आया है, जिस प्रकार से देखिए पिछली बार गलवान में क्या होता है साहब, कारगिल से जुड़ा हुआ है मैं देखना, क्योंकि बाकी चीजें हो चुकी होंगी जी। हमारे पास वहां पर गलवान के अंदर एक प्लेटून आईटीबीपी की होती थी। चाइना बड़े नंबर में आ गया, इन्हें सोचा अभी भी वही होगा जो पहले भारत में घुस जाया करते थे, 2-3 महीने हल्ला गुल्ला करेंगे देश के नागरिक, और सरकार कहेगी हम देख रहे हैं, फिर भूल जाते थे, और फिर चीन दिखाने के लिए 4 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पीछे जाता था। पर पिछली बार देखिए हमारी बदलता भारत क्या हुआ है, जो ही हमारी सरकार ने फैसला किया नो नॉट एक्सेप्टेबल, नागरिकों ने बोला कि हमें चीन को खदेड़ना है, तो इमीडिएटली आपको पता है साहब कितने छोटे समय में भारत की सेना ने वो परचम लहराया, वो करके दिखाया, क्योंकि विल तो पॉलिटिकल थी ना, हम तो तैयार थे, और मिरर डिप्लॉयमेंट करते हुए चीन को जिस तरह से हमने परास्त किया। और यही देखिए कारगिल के अंदर जो गलतियां दोहराई गई थी, मैं सेना को भी बधाई देना चाहूंगा, देश को भी बधाई और सरकार को भी, कि जिस तरह वो 200 किलोमीटर एरिया और उसके अंदर करीब 100 किलोमीटर एरिया, एक 80 किलोमीटर एरिया एक बटालियन के पास आता था, अब बिल्कुल पुख्ता एग्जाम हो चुके हैं। यानी कि कुछ कमियां जरूर थी, लेकिन उन कमियों के बावजूद भी हमारी सेना का जो मनोबल है, उसकी जज्बे की बदौलत हमने जो है वो सफलता हासिल की। लेकिन मैं मुकेश यादव जी, बिल्कुल मैं मुकेश जी वापस आपके पास ही आता हूं। ये बड़ा मुश्किल दौर था जब बहुत हद तक कुछ कमियों के बारे में जिक्र भी किया है देवानंद गुर्जर जी ने, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, बदलता हुआ समय आपने देखा है, भारत को बदलते हुए भी आपने देखा है, पहले के मुकाबले कुछ चीजों के अंदर बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए एक चीज़ें और हैं, कारगिल वार को आज 22 वर्ष पूरा हो गया है। उस समय पे जो बहुत सारी चीज़ें आज हमारे पास नहीं थी, आज उस समय पे वहाँ कारगिल में सड़कें नहीं थी चोटियों तक, आज सड़कें हैं, एकोमोडेशन है वहाँ, और जो धोखा हमारे साथ उस समय पे पाकिस्तान ने किया था वो संभावनाएं नहीं बची है। तो धीरे धीरे हम अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जब हम इम्पोर्ट करते थे, आज हम अपने यहाँ भी बना रहे हैं। बफोर सब का गोला हम 99 में खरीदते थे, आज हमारे यहाँ खुद बनता है। तो धीरे धीरे हम मजबूत हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों की पूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन सेना को अभी और मजबूत करने की जरूरत है। और एक चीज और, जो सेना का मनोबल अब रहता है, उसके लिए हमें एक चीज सरकार से भी चाहता हूं कि हम लोग एक बार, ये सेना चाहती है, मैं एक पूर्व सैनिक हूं, मैं भी चाहता हूं, और ये पूर्व सैनिक तमाम वो भी चाहते हैं कि अगर देश युद्ध रहे तो सेना जाने के लिए तैयार है, पूर्व सैनिक युद्ध में पार्टी चपेट करने के लिए तैयार है। एक बार पीओके पे भारत को अटैक करना चाहिए, क्योंकि सेना का मनोबल तब भी बढ़ा हुआ था जब जब युद्ध हुए हैं। भारतीय सेना का मनोबल हमेशा ऊपर रहा है, और उस मनोबल की बदौलत मैं मानता हूं कि भारतीय सेना हमेशा विजयी रही है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि सैनिकों की ये मांग है कि एक बारी पीओके को अपने कब्जे में वापस लेना चाहिए। रिटायर्ड कर्नल साहब, मैं बिल्कुल इसमें गुर्जर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे साहब ने बताया कि सेना के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि देश सेना के लिए बहुत कुछ करता है, सम्मान मैं मानता हूं सबसे बड़ा है, और जो खामियां हैं जो इतने वर्षों के अंदर कारगिल में, जैसे कि हमारे उस दौर के अंदर हमारे पास जर्मनी से हमने इजराइल से हमने प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब्स लिए थे, और हमारे पास उस तरह के सैटेलाइट सिस्टम भी नहीं था। आज भारत का मैं मानता हूं सैनिका के लिए जहां तक जो मोटे तौर की चीजें हैं वो सरकार पूर्णतः ध्यान दे रही है, पर एक चीज है जो सैनिकों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं जो सरकार, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन की चर्चा होती है। अब मैं इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं रखता, पर यह मानता हूं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो भी कोई लोग इसके अंदर जिनकी शिकायत है उनको दूर करने का प्रयास करे, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई सेना के नाम पर कोई हमारे तंत्र को बुरा कहे। एक बात, दूसरी बात जो पीओके की अभी हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे हैं, मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए साहब, क्योंकि सेना का शौर्य और सेना, जैसे मैं सदैव कहता हूं कि सैनिक देश का होता है, सैनिक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता, लेकिन
जो पॉलिटिकल पार्टी, जो प्रधानमंत्री, जो गवर्नेंस होती है वो नागरिकों की चुनी हुई होती है, वो किस पार्टी का वो विषय नहीं है। पर एक चीज देश को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि देखिए, जब कारगिल युद्ध के बाद भी हमारे देश के अंदर 8 और 9 के अंदर एक ऐसा दौर आया था, कोई भी दिन नहीं बचता था या कोई वीक नहीं बचता था जब पाकिस्तान से जो प्रॉक्सी वॉर जो चलता था, जिसमें कहीं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते थे। दिल्ली, चेन्नई, कोयम्बटूर, ईस्ट, कलकत्ता, नेम अ प्लेस इन कंट्री। पर जो बदलाव आने लगा है, वो जो पॉलिटी और जो देश की मानसिकता का बदलाव जो भारत ने देखिए 2014 में जिस प्रकार बदलाव आने लगा, वो इट डजंट मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी इज दैट, बट द बॉटम लाइन इज नागरिकों ने तय किया कि अब हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। बर्मा के अंदर जब वो पहले एक दिन सीआरपीएफ या अपना वो जो बटालियन के ऊपर वो एम्बुश होता है, तो मोदी जी या जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी थी, फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक बर्मा में जाती है 2015 में। उसके बाद जो उड़ी में आता है तो नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक गोजिन, जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। देश को तो पता जब लगा जब हमारे सैनिक पाकिस्तान को ठोक के आ गए थे। उसके बाद आइए आप बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, उसके अब देखिए बालाकोट के बाद गड़बड़े होती हैं, पाकिस्तान रोज दुस्साहस करता है। पर जो दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं किया जा सकता, हम सीमाएं क्रॉस नहीं कर सकते, देश ने करके दिखाया साहब। तो मनोबल, हमारा मनोबल आपके मनोबल से जुड़ा है। यानी कि दूसरे देशों को एक संदेश दे दिया गया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, और भारत की जो ताकत है, बिल्कुल। और दूसरा क्या, चीन के साथ हमने करके दिखाया साहब। चीन ने क्या किया, चीन आया था गलवान के इलाके में, हमें दौलत बेग ओल्डी जो एयरफील्ड है उस पे कब्जा करने के लिए, जिससे कि उसका जो हाईवे जाता है शिंकियांग को, उस पर वो कब्जा कर सके, और थोड़ा बहुत करके ही हम कहानी खत्म कर देंगे भारत के साथ। पर देखिए बदला हुआ भारत है, 1 इंच नहीं छोड़ी। और गलवान में जिस प्रकार से हमारे कैप्टन बाबू, कर्नल बाबू और वो 16 बिहार के जवानों ने, मैं उसी रेजिमेंट का हूं साहब, वो मेरे स्टूडेंट थे, मुझे याद है, बच्चे थे हमारी रेजिमेंट के, जिस तरीके से उनकी लीडरशिप में चीन को हमने खदेड़ा, भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब वो भारत नहीं है। और बाकी देखिए अब जिस तरह से हमारी सामरिक दृष्टि से पूरा देश बदल रहा है। आप साउथ चाइना सी में देखिए, वहां भी हमारी एक्सरसाइज हो रही है। देन हमारा क्वेड बना है पाकिस्तान, यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो मैं मानता हूं अब भारत बदल चुका है साहब, और ये देश को बधाई होनी चाहिए, आप जैसे मीडिया बंधुओं को बधाई होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से बदलते हुए देश के अंदर सैनिकों का सम्मान जो हो रहा है, ये बहुत गर्व की बात। आज कारगिल दिवस है, मैं रहता जयपुर में हूं, पर आज जयपुर से दूर में एक प्रोग्राम के लिए चोमू शहर में आया था। तो देखिए किस तरह देश, सेना और एक तरह मुराल उनका ऊंचा है, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल बधाई की पात्र इसलिए हमारे देश की सेना है। मैं मुकेश यादव जी आपसे जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि सड़कों की आवाजाही बाधित होना, इसकी वजह से ना तो रसद पहुंच पाती है, ना जो जरूरत का सामान होता है सेना के पास, जो जरूरत के समय में पहुंचना चाहिए, वो कई बार उसमें परेशानियां आती हैं। तो सड़कों का जाल बेहतर होना ये बहुत हद तक जरूरी है, खास करके दुर्गम इलाकों में। दुर्गम इलाकों में सड़कों मुकेश जी, का जाल बेहतर होना ही चाहिए, और रसद के लिए जो चीजें हैं वो दिक्कतें आती है। लेकिन सेना का जो मेरा मानना है कि भारत की सेना वो सक्षम है कि 1 हफ्ते वो मिनिमम अपने ड्राई राशन में भी निकाल देती है। मैं सिक्किम में रहा हूं, दुर्गम चोटियों के ऊपर, चाइना बॉर्डर पे, आईबी पे, इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर। तो सेना के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो सुविधाएं तो होनी चाहिए कि ताकि वो थोड़ा कंफर्ट महसूस कर सके। और आज धीरे धीरे जिन जगहों पे सड़कें नहीं थी, वहां धीरे धीरे सड़कें भी बन रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को उसके प्रति और उसमें तेजी लानी चाहिए, और जो सेना की बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं उन्हें प्राथमिकता पे पूरा करना चाहिए। ठीक है, सेना का मनोबल, ठीक है, यानी कि सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक कोशिशें अभी तक होती रही हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, दोनों खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। लेकिन कारगिल दिवस के मौके पर देश आज हमारे देश के शहीदों को याद कर रहा है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।